अरे जी पवन सिन्हा जी, मैं फिर कहता हूं किसी की भी आस्था हो, आपकी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, उपमान्यु जी की कुछ और हो सकती है, लेकिन किसी की आस्था पे पहली बार टिप्पणी करना और उसके बाद अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती तो डेस्परेशन में ये बोल देना कल को पवन सिन्हा जी को ऐसी बात कर दें तो ये तो कांग्रेस, ये तो यही अजय वर्मा और विवेक श्रीवास्तव कह देंगे कि पवन सिन्हा तो बीजेपी के आदमी है, पवन सिन्हा तो बीजेपी के पोस्टर बॉय है, क्योंकि पहली बात आपने भगवा पहना है और दूसरी बात आपने देश की बात कर दी तो आप तो बीजेपी के पोस्टर बॉय, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला बाबा अब वो बीजेपी के पोस्टर बॉय है, कह रहा है विपक्ष। पवन सिन्हा जी देखिए, यहां पर 2024 की जो तैयारी अब कर रहे हैं बाकी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, दरअसल वो ये भूल रहे हैं जातीय गठजोड़ जोड़ने की वजह से या धार्मिक गठजोड़ बनाने के लिए वो ये भूल रहे हैं कि दूसरी भी एक संस्कृति है और उस पर भी प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। सभी धर्म ग्रंथ सैक्रोसेंट हैं, पूजनीय हैं, सभी धर्म ग्रंथों का आदर करना चाहिए और कम से कम वो लोग जो उसको पढ़े नहीं है, जो समझे नहीं है, जिन्हें अधम का मतलब नहीं पता, जिन्हें ताड़ना का मतलब नहीं पता, जिन्हें उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो अभी टिप्पणी उठाने लगे और मौर्य साहब कह रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए। तो फिर और धर्म ग्रंथ भी हैं, क्या उन्हें बैन कराएंगे? अब ये जो बात आती है कि बोल नहीं सकते पवन सिन्हा जी, जुबान से नहीं निकलता। एग्जैक्टली, वो जेल में बंद करना चाहिए, वो बोल ही नहीं सकते। जी आचार्य जी, एक जी आचार्य तो वो बोल ही नहीं सकते इन बातों को, तो वो फिर संविधान से कहां चल रहे हैं? वो तो एक धर्म विशेष पर उंगली उठा रहे हैं, संस्कृति पर उंगली उठा रहे हैं और उसको जो डिफेंड करता है वो बीजेपी का पोस्टर बॉय उसको बना देते। सुन रहे हैं ना विवेक जी, अजय वर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी एंड पवन सिन्हा जी, एक मिनट के लिए विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी एंड पवन सिन्हा जी, ओनली वन क्वेश्चन बताइए विवेक जी। ये दलित, ये देखिए पवन जी, मैं बड़े सम्मान से बोलता हूं पवन सिन्हा जी। नहीं मैं करने नहीं दूंगा। दलितों का विरोध रहा है हजारों साल से, क्या आप इस बात को नहीं मानते? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते कि उच्च जाति और सवर्ण जातियों के लोगों ने हमेशा तिरस्कृत किया है दलितों को। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरा आपसे आचार्य आ रहा हूं, आचार्य आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वर्ण व्यवस्था का मेंशन भगवत गीता में भी है। इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिज ना हो, अगर औरतों ने अन्य जातियों में विवाह किया तो उससे वर्ण संकट उत्पन्न होगा, यह भगवत गीता में भी मेंशन्ड है। आपने पढ़ी है? आज के संदर्भ में इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस के क्या आप खिलाफ हैं? आप ये बताइए, क्या हम पहले की तरह आज भी दलित को क्या हम उसको किसी बड़े मठ का श्रीवास्तव साहब बना सकते हैं? दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दलित को है और जब 625 BCE और डर 625 विवेक जी अब सुन भी लीजिए कि दलित को, विवेक जी सुन भी लीजिए, उस वक्त विवेक जी, ही इज बीइंग डिसेंट टू यू, प्लीज डोंट ऐसा मत कीजिए। उस वक्त कोई दलित शब्द भी नहीं, सुनिए, आधुनिक भारत की हिंदी वर्णमाला का शब्द है दलित, उस वक्त दलित शब्द नहीं है। यास्क मुनि को भी जरूर पढ़िएगा आप, पुरुष सूक्त। विवेक श्रीवास्तव सुनना सीखो यार, सीनियर आदमी है आप, मैं बोल के थक जाता हूं आपको। देखिए आरक्षण गलत, मैं वही कह रहा फिर मैं चाइना से कनेक्ट करूंगा आपको, फिर बड़ा दुख होता है कई लोगों को। आदरणीय विवेक जी, आप वर्ण का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। वर्ण का अर्थ है वर्ण से, दिस इज फंक्शनैलिटी, इसकी बात तो उनको नहीं है, उनको चाइनीज आती है, उनको मैंड्रेनियन बेहतर समझ आती है, आपको मैंड्रेनियन आती है। मैं क्या करूं? ऑन द चिप प्लीज स्वामी उपमान्यु जी आप बताइए। पवन सिन्हा लोग तो उसको गलत ऊपर आज की तारीख में आचार्य जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं, मेरी मान्यता है जो है यहीं पे भुगत के जाना है जी। अच्छा करूंगा तो ये, गलत करूंगा तो ये चोर डकैत रेपिस्ट, ये सब क्या है? ये सब दानवी तो है, ये आज के दानवी तो हैं जी। और क्या है? तो आप जैसा मानेंगे वैसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी आस्था पर टिप्पणी शुरू कर दूं, मैं किसी और की आस्था पर टिप्पणी शुरू कर दूं। ये सब क्या है? और फिर कुछ ना समझ आए तो राजनीति ले आओ, हेल्प्स द बेस्ट। हाँ, और समस्या क्या है जी? जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, वो एक काव्य है, काव्य बिना रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता, उसको समझा नहीं। समुद्र जो बात कहता है श्री राम जी से, उसको उन्होंने गोस्वामी जी के मुंह में डालकर या श्री राम जी के मुंह में डालकर कह दिया, तो यह बिल्कुल गलत है। और
यहां पर भी हम सभी जी। इस पे एक मत है कि किसी को किसी के धर्म पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है पवन जी, क्या जरूरत है? आप उसको भगवा से जोड़ो, आप उसको हिंदुत्व से जोड़ो, आप उसको ये बोलो, उसके बाद कुछ ना है तो फिर वो तो के शर्मा जी का प्रवक्ता है, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो ये है, वो तो वो। अरे भाई किस लिए पवन जी? बस 2-3 सेकंड से लूंगा, यद्यपि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक नई इक्वेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, डीएम इक्वेशन, दलित मुस्लिम इक्वेशन बनाने के लिए ये सारा प्रपंच और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये इक्वेशन चलेगी नहीं, ये इक्वेशन फेल हो जाएगी। लोगों को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा ऐश्वर्य सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है, और आज वो है नहीं डिबेट पे, उपमान्यु जी उन्होंने कहा था कि आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि लैंग्वेज को समझने वाले ही नहीं होंगे। तो लैंग्वेज को समझने वाले नहीं होंगे तो जो चाहो वो बोल दो, जो चाहो वो बोल दो, अपना अर्थ निकाल देंगे। अवधि में ये काव्य है जी। उपमान्यु जी आ रहा हूं। अवधि में ये काव्य है, और आचार्य जी बताएंगे कि अवधि में अधम का मतलब कुछ और होता है। वो मुझे उस दिन बता रहे थे। जाति मैंने कहा ये तो आपने एक नया डिबेट है। मैंने कहा कि मैं संडे को लेने करना था, लेकिन पंडित जी बाबा जो है पवन सिन्हा जी जो चुनौती आप हमें दे रहे हैं उससे बहुत सामान्य सी चुनौती मैं आपसे दे रहा हूं। 1885 में बदरुद्दीन जी से क्या आप मिले हैं? तो आप मिले हैं तो बताइए, साक्षात्कार कीजिए या हमें साक्षात्कार करवाइए। आप इतने पुरानी बात कर रहे हैं, मैं 1885 की बात कर रहा हूं और उसके बाद नेताजी की बात कर रहा हूं, जरा बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं